डैश्ड कर्व्स हम कर्व बी एफ कर्व, देखो यहाँ पे ये वाला एरिया जो डैश डैश दिख रहा है, दिस इज द बी एफ पोर्शन. This is sublimation curve of metastable rhombic sulfur. Now curve CF. This is CF curve. This is vapor pressure curve or curve of supercooled liquid sulfur. FE. This is FE. ये वाली लाइन जो है FE है. Fusion curve of metastable sulfur triple point and area we will discuss in next point. मित स्थायी वक्र. कर्व वक्र ओ ए डैश, मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि ये क्या है. अब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. इसे एस आर का मित्र स्थायी उत्प्रवर्धन वक्र कहते हैं. यदि रोम्बिक सल्फर की बहुत धीरे धीरे गर्म किया जाए तो बिंदु O 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोम्बिक सल्फर का रूपांतरण मोनोक्लिनिक सल्फर में हो जाता है. यदि रोम्बिक सल्फर को शीघ्रता से गर्म किया जाए तो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोम्बिक सल्फर का मोनोक्लिनिक सल्फर में रूपांतरण नहीं होता है तथा रोम्बिक सल्फर का वाष्प दाब वक्र बढ़कर 114 डिग्री सेंटी तक पहुंच जाता है. आपको अभी बताया था ए डैश लाइन जो कि एसआर का गलांक है. संकरण ताप से ऊपर रोम्बिक सल्फर मित स्थायी है, अतः बिंदु ए डैश मित स्थायी एसआर का गलांक है. इस वक्र पर मित स्थायी एसआर और ऐसी अवस्थाएं साम्य अवस्था में हैं, अतः निकाय की स्वतंत्रता की कोटि 1 है. क्योंकि मितस्थायी रोम्बिक सल्फर और सल्फर वेपर की अवस्था से थोड़ा सा विशोध होने पर वक्र ओ ए डैश वक्र ओ बी में विलीन हो जाता है. अब वक्र ए बी ए डैश, वक्र ई बी को आगे बढ़ाने पर वक्र बी ए डैश मिलती है. इस वक्र को एसएल का मितस्थायी वाष्प कहते हैं. यह वक्र एसएल के तीव्र शीतलन से अति शीतलन हो जाने के कारण प्राप्त होता है. इस वक्र पर मित स्थायी लिक्विड सल्फर तथा वेपर सल्फर साम्य अवस्था में है तथा निकाय की स्वतंत्रता की कोटि 1 है. द्रव सल्फर की शीतलता से ठंडा करने पर बिंदु बी पर मोनोक्लिनिक सल्फर पृथक नहीं होता है तथा लिक्विड सल्फर का वाष्प दाब ए डैश तक पहुंच जाता है जो मित्र स्थायी एसआर का गलांक है. मेटास्टेबल रोम्बिक सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है. वक्र सी ए डैश, इस वक्र को रोम्बिक सल्फर का मित्र स्थायी गलांक वक्र कहते हैं. इस वक्र पर रोम्बिक सल्फर तथा लिक्विड सल्फर मित्र स्थायी समयावस्था में है. निकाय एक चर है. यह वक्र मित्र स्थायी मेटास्टेबल रोम्बिक सल्फर के गलांक पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है. ट्रिपल पॉइंट्स, हमें 3 ट्रिपल पॉइंट्स हैं इसमें. देखो, पहला ट्रिपल पॉइंट है ये वाला, दूसरा ट्रिपल पॉइंट है ये वाला, तीसरा ट्रिपल पॉइंट है ये वाला. ट्रिपल पॉइंट 3 का मतलब क्या है? जहां पे 3 फेज मिलें. पहला ट्रिपल पॉइंट में देखो सॉलिड रोम्बिक सल्फर है. मैं एक एक वापस बताते हैं. पहला ट्रिपल पॉइंट ये है हमारा ट्रिपल पॉइंट बी. अब देखो यहाँ पे कौन कौन से 3 फेज आ रहे हैं. पहला सॉलिड रोम्बिक, दूसरा सॉलिड मोनोक्लिनिक, तीसरा वेपर. मतलब इस पॉइंट पे 3 फेजेस इक्विलिब्रियम स्टेज में है, इसलिए हम इसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट बी. अब ट्रिपल पॉइंट सी, ये वाला ट्रिपल पॉइंट सी है. यहाँ देखो कौन कौन से 3 फेज आ रहे हैं. पहला सॉलिड मोनोक्लिनिक, दूसरा लिक्विड और तीसरा हमारा वेपर. मतलब इस पॉइंट पे 3 फेज को एग्जिस्ट कर रहे हैं. मोनोक्लिनिक सल्फर, दूसरा लिक्विड सल्फर, तीसरा वेपर सल्फर. तीसरा ट्रिपल पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट ई. अब
यहाँ भी 3 फेज को एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला रोम्बिक सल्फर, दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर और तीसरा लिक्विड सल्फर। तो इस पॉइंट पे भी 3 फेज को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये ट्रिपल पॉइंट है। एट एनी ट्रिपल पॉइंट कितने फेज हो रहे हैं? 3 फेज हो रहे हैं, इसलिए हमारा एफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और हम इसे नॉन वेरिएंट सिस्टम कहेंगे। त्रिक बिंदु जो अभी हमने 3 डिस्कस किए थे, इसे हम आपको बता देते हैं। त्रिक बिंदु O, यह बिंदु ऐसा रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर के संकरण ताप को प्रदर्शित करता है। इस बिंदु पर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर सल्फर समय अवस्था में रहते हैं, अतः यह अचर बिंदु है। एफ हमारा 0 हो गया। ऐसे ही त्रिक बिंदु बी, यहाँ पे रोम्बिक मोनोक्लिनिक सल्फर के गलनांक को प्रदर्शित करता है। इस बिंदु पर मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और सल्फर वेपर साम्य अवस्था में है। यह भी एक त्रिक बिंदु है जिस पर स्वतंत्रता की कोटि 0 है। त्रिक बिंदु सी, इस बिंदु पर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर साम्य अवस्था में है। यह भी एक त्रिक बिंदु है जिस पर स्वतंत्रता की कोटि 0 है। बिंदु सी पर तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब 1290 वायुमंडल है। एरिया, अब हमने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है? कर्व डिस्कस करने होते हैं, ट्रिपल पॉइंट करने होते हैं और एरिया डिस्कस करने होते हैं। नाउ एरिया सबसे पहले हम एरिया हमारा क्या हो गया? ये वाला एरिया हो गया, एरिया नंबर 1। कौन सा? देखो एरिया ए बी, ये एक एरिया हो गया हमारा। ऐसे ही दूसरा एरिया कौन सा हो गया हमारा? ये अंदर वाला एरिया हो गया, ये हमारा दूसरा एरिया हो गया मोनोक्लिनिक सल्फर। तीसरा एरिया हमारा क्या हो गया? ये वाला तीसरा एरिया हो गया लिक्विड सल्फर। चौथा एरिया कौन सा हो गया हमारा? ये वाला एरिया हमारा चौथा वाला हो गया वेपर सल्फर। अब देखो, ये 1, ये 2, ये 3, मतलब हमारे 4 एरिया हैं इसमें। ये देखो, ये 1 एरिया, ये 2 एरिया, ये 3 एरिया और ये 4 एरिया। अब इन चारों में कितने फेज हैं? केवल 1 है। यहाँ केवल सॉलिड रोम्बिक सल्फर है, यहाँ सॉलिड मोनोक्लिनिक है, यहाँ केवल लिक्विड है, यहाँ केवल वेपर है। तो हमारे क्या हो गए? सारे एरिया में कितने फेज हैं? 1 फेज है। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा? 3 - 1 मतलब 2, मतलब बाय वेरिएंट। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्षेत्र, अवस्था आरेख को निम्न 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। AOCD के ऊपर क्षेत्र केवल जहाँ पे सॉलिड रोम्बिक सल्फर है, दूसरा केवल वेपर सल्फर है, तीसरा केवल लिक्विड सल्फर है, चौथा केवल मोनोक्लिनिक सल्फर है। उपरोक्त सभी क्षेत्र में अवस्था उपस्थिति एक अवस्था उपस्थित होती है, अतः प्रत्येक क्षेत्र में निकाय की स्वतंत्रता की कोटि 2 है, जैसे कि अवस्था नियम समीकरण से स्पष्ट है। अतः सभी क्षेत्रों में किसी भी बिंदु को परिभाषित करने के लिए ताप दोनों परिवर्तितों की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये एक लेंथी क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।